सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारे वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ ही जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप उस पर अपनी मेहनत का पैसा लगाएंगे, अपनी उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इस कार के बारे में पहले पता होता। क्योंकि बहुत से लोग हमें आजकल मिलते हैं जो अपनी कार को लेने के बाद बहुत पछताते हैं, बहुत चीज़ें उनको बाद में पता चलती है और वो बहुत दुखी होते हैं। आप उनमें से एक ना बनो, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। साथ ही अगर इस कार का आज शोरूम वॉक अराउंड हो रहा होता तो पीछे जो नज़ारा है वो देखने को ना मिलता। देखो, वो रेनबो निकला हुआ उस टावर से लेके ऊपर। अगर कैमरा में विजिबल हो गया तो बढ़िया है, नहीं भाई की ज़ुबान मान लो कि कार का ओनरशिप रिव्यू हो रहा है बाहर, तभी वो रेनबो देखने को मिल रहा है। और ऐसे नज़ारे कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। इसका ओनर मेरा बड़ा भाई है। मैंने उसको दिलवाई, चैनल पे वीडियो डाली, तब कार बहुत सारे किलोमीटर्स नहीं चली थी, अब चल चुकी है। बहुत सारी हार्श रियलिटी सामने आई है, जैसे कि मारुति की आफ्टर सेल सर्विस जो हमें बहुत अच्छी लगती है, उसमें छोटा सा ग्लिच फील हुआ। इसके कुछ पार्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा ग्लिच फील हुआ, और इस कार से कुछ सीखे हैं जिसकी वजह से इसमें एक बड़ा बदलाव करने वाले हैं, जिसको इस वीडियो में मेंशन करूँगा। तो सबको पहले बता देता हूँ कि ग्रैंड विटारा किसको लेनी चाहिए। जिस इंसान की प्रायोरिटी माइलेज है उसको ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए, क्योंकि क्रेटा, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, उसके बाद कुशाक, टाइगुन, ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो इससे बेटर परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ इंजन, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस, लेकिन वो इसके जितनी माइलेज नहीं देती। हमारी सिटी में कार बहुत चलनी थी और सिटी में ही ज़्यादा चलनी थी। हमारा थोड़ा सा रूट ऐसा ही है कि हमारी रनिंग 4 व्हीलर की ज़्यादा है। माइलेज को देखते हुए इस कार को लिया गया था। हाई राइडर इसकी एक टक्कर की कार है, इसी की दूसरी बहन है, सेम इंजन है, सेम वेट है, सेम माइलेज है। उसको इसलिए स्किप किया कि उस पर ना तो डिस्काउंट मिलता है, उस पर वेटिंग पीरियड में मिलती है, और मारुति का सेल्स नेटवर्क और सर्विस नेटवर्क जितना बड़ा है उतना बड़ा उसका नहीं है। तो फ्यूचर में कहीं भी ख़राब होती है, कहीं भी सर्विस करानी पड़ती है, कहीं भी स्पेयर पार्ट लेना पड़ता है, तो सब कुछ ईजिली एसेसिबल हो, और कल को कार बदलनी भी पड़ती है तो ईजिली इसकी रीसेल भी हो, इसलिए ग्रैंड विटारा को लिया गया था। आपकी भी सोच कुछ ऐसी है तो आप इसको ले सकते हैं। हाईवे पे इस कार ने बहुत कम जाना था, सेफ्टी का कंसर्न नहीं था, तो सेफ्टी के कंसर्न को साइड रखते हुए ये कार बेस्ट फिट हो रही थी, इसको ले लिया। तो कौन सा लिया? इसका डेल्टा वेरिएंट लिया, जिसने 13 लाख रुपए ऑन रोड कॉस्ट किया। जनरली 14 लाख प्लस का आता है डेल्टा वेरिएंट। 3 महीने पहले ख़रीदा था, डिस्काउंट मिल गया तो 13 लाख में मिल गया। अदरवाइज़ 13 लाख में डेल्टा वेरिएंट इसका, यानी कि सेकंड वेरिएंट ना मिलता तो इसका बेस वेरिएंट खरीदते। उसका नाम है सिग्मा, वो सबसे वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन उस पर डिस्काउंट था नहीं। वो पड़ रहा था 12,60,000 रुपये का। 40,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के हमें डेल्टा मिल गया। हमने कहा इसको आने दो, इसमें कंपनी फिटेड ही आपको म्यूज़िक सिस्टम मिल गया, क्रूज़ कंट्रोल मिल गया, स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल मिल गए, सारे फीचर मिल गए, हर चीज़ ये कार दे देती है। आफ्टर मार्केट कोई काम कराना नहीं पड़ रहा, रियर पार्किंग कैमरा तक है। तो डेल्टा वेरिएंट लेना ठीक समझा। इसकी कॉस्ट 14 साढ़े 14 लाख के बीच पहुंचती, फिर बेस वेरिएंट ही लेते, क्योंकि तब प्रायोरिटीज़ अलग होती। अब मैं आपको बता देता हूं कि 3 महीने पहले हमने ली, 2 महीने पहले इसमें एक अपडेट आ गया, हमसे वो अपडेट मिस हो गया। चाहे हम कार एक्सपर्ट हो, कारों की रिव्यू करते हो, हमसे भी चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसमें भी एक चीज़ मिस हो गई कि जब हमने ली तब इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं आता था। अब इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आने लग गया है। अब इसमें रूफ रिल भी दे दी गई है छोटी सी, पहले 3 महीने पहले इसमें नहीं दी, अब दे दी है। और पीछे 2 टाइप सी के सॉकेट दे दिए हैं। पहले टाइप ए एज वेल एज टाइप सी का सॉकेट था, अब पीछे 2 टाइप सी के सॉकेट दे दिए हैं। और एक इतना बढ़िया बदलाव हुआ है जिसमें मैं कहता हूँ शुक्र है मैं बच गया, और आपको वो बदलाव झेलना पड़ेगा। वो बदलाव है इसकी स्टेपनी को लेकर। 3 महीने पहले तो भाई साहब हमें स्टेपनी मिली है, ये रही इसके अंदर स्टेपनी, जिसको लेकर हम दुखी तो हो चुके हैं। लेकिन अब जो भी लेगा उसको स्टेपनी नहीं मिलने वाली हाई राइडर ग्रैंड विटारा के इन वेरिएंट्स में। अब उसको टायर
पंचर किट मिल रही है जिसमें सारा सामान मिलता है कि कहीं पंचर हो जाता है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि इंडियन कस्टमर के अंदर एक एंजाइटी होती है कि मेरे पास स्पेयर टायर होना चाहिए, कहीं कुछ भी हो गया मैं टायर बदल लूँगा। ये टायर पंचर किट कुट का दिमाग हमारे अंदर इतना है नहीं। और टायर पंचर किट तो उन्होंने दे दी, लेकिन मैं नहीं मानता कि बहुत से लोग इस चीज़ से खुश होंगे, क्योंकि स्पेयर टायर तो स्पेयर टायर होता है। तो इस चीज़ में हमारी बल्ले बल्ले हो गई कि हमारे पास स्पेयर टायर है। जो अब लेंगे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं पिछले 3 से 2 महीने में। अब बता देता हूँ क्या अच्छा लगा क्या बुरा, फटाफट बता देता हूँ। इसके अंदर एक 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, मैक्सिमम पावर वो निकाल देता है समवेयर अराउंड 102 bhp और टॉर्क 137 Nm की। ब्रेजा में भी वही इंजन है, हाई राइडर में भी वही इंजन है। वो इंजन अच्छा है, लेकिन क्रेटा, सेल्टोस, होंडा एलिवेट जो इंजन देते हैं ना, जो उनके अंदर थोड़ा सा पुश है नेचुरल एस्पिरेटेड, इसमें उतना पुश नहीं है। रिफाइंड है, 4 सिलेंडर है, रिलायबल है, लो मेंटेनेंस है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके जितना पुश नहीं है, उनसे थोड़ा कम पुश है। बट ठीक है, मैनेजेबल है। किसी ने कभी और कोई कार नहीं चलाई, प्रीमियम हैचबैक से अपग्रेड करके जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। जो बहुत कारें हंडाते हैं हमारी तरह, उनको लगेगा ठीक ठाक है। इंजन वैसे ठीक है। मुझे उस इंजन में क्या अच्छा नहीं लगा कि ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलता है। मिड साइज एसयूवी है, 6 स्पीड गियर बॉक्स होना चाहिए ताकि थोड़ी सी और स्मूथ हो। ऐसे थोड़े हायर आरपीएम पे कार काम करती है। स्मूथ है, क्लच भी, गियर शिफ्टिंग भी, लेकिन 6 होने चाहिए थे। दैट वुड बी मच बेटर। जितने भी किलोमीटर ये चल गई है, अच्छी खासी चल गई है। मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि भाई कल को मेरे भाई बोलेगा यार तो सबको सब कुछ बता देता है। माइलेज की बात करूँ, ये कार अभी सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रही है, जहाँ ये 14 का माइलेज दे देती है। और 14 का माइलेज सफिशिएंट है अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलोगे। टक्कर की बात करूँ ना, अगर इसी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्रेटा, सेल्टोस, टाइगुन, कुशाक, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर ये गाड़ियाँ चल रही होती, हाई राइडर को छोड़ के, वो देती 9-10 का माइलेज। जिस ट्रैफिक में ये चल रही है 10 का माइलेज मैक्सिमम जाता, ये उस ट्रैफिक में 14 का माइलेज देती है। हाईवे पे चढ़ते ही 20 का माइलेज चला जाता है, वेरी इजीली चुटकियों में चला जाता है 20, 21, 22 का माइलेज। यानी कि एक प्रीमियम हैचबैक गाड़ी वाली ये माइलेज देती है। हालांकि हाईवे पे कार बहुत कम गई है, एक बार गई थी, उसी में ऐसा धोखा हो गया कि उसके बाद हाईवे पे ले जाने का मन नहीं करता। सेफ्टी का कंसर्न तो कार को लेके रहता ही है कि मिड साइज़ एसयूवीज़ में जितनी भी कारें इसकी टक्कर की है, उसमें मिड साइज़ एसयूवीज़ में जितनी भी गाड़ियां हैं, क्रेटा है, सेल्टोस है, उनमें ये सबसे लाइटर फील होती है। मैं सारी कार चला चुका हूँ, उनमें सबसे थोड़ी सी लेस स्टेबल और लेस इसकी बिल्ड क्वालिटी फील होती है। हालांकि जो रिसेंट अपडेट है उसमें इसमें 6 एयरबैग आ चुके हैं। हर वेरिएंट में आपको अब 6 एयरबैग मिल रहे हैं। इसमें शायद स्किप है, इसमें 6 एयरबैग नहीं मिले, थोड़ा सा घाटा हमारे को ये भी हो गया। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में और स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ी सी 100 तक की स्पीड तक तो मेरे को ये मैनेजेबल लगती है। इसके बाद ऐसे लगता है भाई ये आउट हो जाएगी और थोड़ी रिस्की है। माइलेज मैंने आपको बता दी कि हाईवे पे 20-22 की इजीली, सिटी में 14 की बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। अगर मॉडरेट आपकी सिटी है 16 की एवरेज निकाल लोगे आसानी से। और अगर आपको सिटी हाईवे का मिक्स बताऊं, सपोज करो पानीपत वाले दिल्ली गए हैं, दिल्ली घूम के वापस आए हैं, एग्रीगेट माइलेज 18 की आ जाएगी। अब इसमें बुरा क्या लगा और बहुत बुरा क्या लगा, ये हेडलाइट बहुत बेकार है, बिल्कुल भी थ्रो नहीं है। अपग्रेड करानी ही करानी पड़ेगी, इसमें एलईडी बल्ब्स आपको लगवाने पड़ेंगे। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। दूसरी चीज़, ये टायर्स 17 इंच के टायर है। मैं बड़ा खुश था, पिछली वीडियो में बोला मज़ा आ गया, 17 इंच के टायर हैं, अपोलो कंपनी के हैं। बट बिलीव मी और नॉट, ये टायर की एक तो अंदर नॉइस आती है, दूसरा ना गाड़ी को लिए सिर्फ 10 दिन हुए थे, पहली बार हाईवे पे गई थी, पता नहीं क्या छोटा मोटा रोड़ा कंकर आया, ये टायर फट गया भाई साहब। टायर के साथ हमारी भी फट गई कि भाई 10 दिन पहले कार ली है, सड़क पे, बीच सड़क पे टायर फट गया। चलो किसी भी चीज़ के साथ हो जाता है, टायर बिल्कुल नया ही तो था, यानी कि टायर बहुत पुअर है, इतना कोई रोड़ा रोड़ा ऐसा कुछ था भी नहीं। उसके बाद बुरा और क्या लगा, बहुत बुरा लगा कि टायर फटा तो फटा, उससे 2 चीज़ क्लियर हो गई कि टायर फटने पे वो हवा हुआ भरने पे वो ठीक नहीं हो रहा था, ना वो पंचर का रिपेयरेबल था कि वो पंचर किट से रिपेयर हो जाए, वो तो फट ही गया था। तो स्टेपनी टायर थी, बदल ली, हम तो सेफ रह गए, आपका फटेगा, आपको तो दिक्कत होगी। हम उसके बाद हमने सोचा 10 दिन पुरानी कार है, शोरूम जाते हैं, वारंटी में टायर बदलवाते हैं। हम गए नेक्सा, क्योंकि ये कार नेक्सा में मिलती है। नेक्सा वालों ने कहा सर हमारा ना टायर वाला डिपार्टमेंट अरीना में, आप वहाँ जाओ।
मैं क्यों जाऊं कहीं भी, तुम्हारा अरीना इतनी दूर है, एक शोरूम से दूसरे शोरूम 8-10 किलोमीटर मैं जाऊं जीटी रोड पार करके, तुम यहीं बुलाओ। जब यहीं कार बेची है तो उन्होंने कहा सर नहीं, वहाँ जाना पड़ेगा। तो मेरा भाई थोड़ा शरीफ है, वो बहसबाजी में बिलीव नहीं करता, तो वो चला गया अरीना। अरीना जाने के बाद उसने बोला टायर फट गया जी। तो उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, सर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हम इसका लेटर भेज देंगे, इसके बारे में डाल देंगे, लेकिन ना ऐसे ठीक हो नहीं पाता। मैंने कहा आप क्यों नेगेटिव कर रहे हो, पहले आप करके चेक तो करो। फिर उन्होंने हमें एक लेटर दिया बना के, ये हमारी थर्ड पार्टी लोग हैं जो अपोलो टायर के साथ काम करते हैं, इन पे जाके इस टायर का टेस्ट करा लो, टेस्ट में रिपोर्ट आएगी, उसके बिहाफ पे बताएंगे टायर बदला जाएगा या नहीं। उन्होंने हमें एक फैक्ट्री भेज दिया लेटर दे के। भाई उस फैक्ट्री में गए, उस फैक्ट्री में जाने के बाद उन्होंने कहा सर ऐसा है, हम आपको इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह बना देंगे, लेकिन हमारा ऐसा कोई टाई अप नहीं है। हमने कहा यार शोरूम वालों को ही नहीं पता उनका टाई अप किसके साथ है, तो किसको पता है। फिर शोरूम फ़ोन किया, शोरूम वाले कहते हैं कि सर एक शॉप है, आप उस शॉप पे चले जाओ, उस शॉप के साथ इंस्टेंट हो जाएगा सब कुछ। हमने कहा जी शॉप पे चले जाते हैं। 20 किलोमीटर दूर थी वो शॉप, 20 किलोमीटर दूर गए, नई कार थी, नए टायर के चक्कर में चले गए, नहीं तो इतनी भड़क किसने लेनी मेरे भाई। 20 किलोमीटर उस शॉप पे गए, उसने वो टायर लिया, उसको उसने भेजा, उसकी रिपोर्ट आई 1 हफ्ते बाद। रिपोर्ट में आया सर आप XYZ टेरेन पे चल रहे थे, तो आपका ना ये हो नहीं पाएगा, और होगा तो इतना इतना आपको पैसा भरना पड़ेगा। एक होता है डेप्रिसिएशन, भाई इतने mm टायर घट गया। मेरी और गाड़ियों में योकोहामा के टायर हैं, वो क्या करते हैं, टायर फट जाता है तो mm से माप लेते हैं कि कितना आपने टायर चला लिया, उतने चार्ज लेके टायर बदल देते हैं फटने पे। उन्होंने ना सिर्फ 1000 किलोमीटर चले हुए टायर का 40-45% रुपया उसकी कीमत का मांग लिया। एंड वी वर लाइक क्या हम पागल हैं, 10 दिन पहले कार ली है, इतना कोई मेजर इम्पैक्ट भी नहीं था, टायर फट गया और आप ऐसे ऐसे अब साथ नहीं दे रहे। काट पीट के हमें मज़ा नहीं आया। आखिरी में मैंने अपने किसी दोस्त से जिसका टायर का शोरूम था, उसी के साथ जुगाड़बाजी करके मैंने टायर अपना एक नया लिया, उसको वो दिया, और वो भी गारंटी वारंटी जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैंने कुछ ना कुछ कर लिया। बट शोरूम की तरफ से ये डेड था और कुछ हुआ नहीं। और शोरूम में जब उन्होंने बोला ना वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, मारुति में ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। सर्विस करने के बाद 10 फ़ोन आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है घर से कार लेके जाते हैं। टायर के मामले में पता नहीं क्यों इन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया, या वो जो भी वर्कर थे मज़ा नहीं आया, ऐसा होना नहीं चाहिए थे। इस टायर से मैं एक चीज़ सीख गया, और आपको भी सीखनी चाहिए मेरे साथ, कि कल को कार का कहीं एक्सीडेंट होता है, इंश्योरेंस वाले भी क्लेम में रो देंगे। या फिर अगर आप इंडियन मार्केट में हो, तो इंडिया में मुझे ये पता लग गया कि ज़ुबान का कोई विश्वास नहीं है। कहीं एक्सीडेंट होता है, रोड रेज हो जाती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, यानी कि आपकी ज़ुबान का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आप कुछ भी बताओ, उन्होंने तो वही करना है जो करना है। तो मुझे एहसास हुआ भाई कल को और भी इम्पैक्ट आ सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, मुझे एक डैश कैम लेना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा 13 लाख की कार ले ली, थोड़े से पैसे लगा के एक डैश कैम भी ले लेता हूँ। तो फिर मैंने ऊनो मिंडा कंपनी का एक डैश कैम मंगाया। इसकी 8 बातें ऐसी मुझे अच्छी लगी कि मैंने कहा इसी को मंगाता हूँ, इसी को लगाता हूँ। इंस्टॉल भी ताज़ा करके दिखाऊंगा, आपको इसकी परफॉर्मेंस भी बताऊंगा कैसी है, और क्या क्या मुझे अच्छा लगा वो भी बता देता हूँ। पहले इसको अनबॉक्स करता हूँ। ये रहा डैश कैम, अनबॉक्स करते हैं तो इसमें कुछ इस तरीके का डैश कैम निकलता है। ऐसी शक्ल है डैश कैम की आगे से पीछे से। और साथ में आपको पता है क्या मिल रहा है, इसमें एक रियर के लिए मिल रहा है कैमरा और केबल, प्लस इसमें एक आपको ये केबल मिल रही है ताकि आप इसको पावर दे सको बैटरी से, फ्यूज़ से, या कार की जिस भी जगह से पावर दी जा सकती है आप उससे पावर दे सको। मुझे इसकी 8 बातें अच्छी लगी और बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो ऑर्डर कर लेते हैं और लगा के देख लेते हैं। पहली बात तो ये ड्यूअल कैमरा है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 4K, और जो इसका रियर कैमरा है, दिस इज़ द रियर कैमरा, जो मैं अभी खोल के दिखाऊंगा, लगा के भी दिखाऊंगा, ये है 1K। तो दोनों की क्वालिटी, 4K क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, और रियर से भी मेरे को सेफ्टी मिल गई कि रियर का भी रिकॉर्ड होगा। पहली चीज़ मुझे ये अच्छी लगी। दूसरी चीज़, जब मैं इस कैमरे को यहाँ पे लगाऊंगा तो ये 160 डिग्री तक का वाइड एंगल कैप्चर करता है, यानी कि जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं ना वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। मोस्टली सारी विंड स्क्रीन ही कैप्चर हो गई जब 160 डिग्री एंगल कैप्चर हो गया। तीसरी चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी, इसमें ना एक ग्रेविटी सेंसर है, यानी कि कार का एक्सीडेंट हो गया सपोज़ करो, या कार का कोई ऐसा कोलिजन हुआ, इसका सेंसर सेंस कर लेगा कि कोई गड़बड़ हुई है, और फिर उस फुटेज को ये ऑटो सेव कर लेगा।
आराम से ऑटो सेव उसको परमानेंटली कर लेगा, ताकि मैं भी भूल जाऊं और एट द टाइम ऑफ क्लेम मुझे कोई दिक्कत ना आए। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर 3.39 इंचज़ की ये डिस्प्ले मिलती है। अभी आपको चला के दिखाऊंगा, जला के दिखाऊंगा, जिसके अंदर सारा व्यू आता है, रियर का भी, फ्रंट का भी, और सिंगल शॉट भी आ जाता है, जैसा आप चाहो। स्लीक सा डिज़ाइन है, प्यारा सा डिज़ाइन है, और नीचे कुछ इसके आपको बटन मिलते हैं। और पांचवी चीज़, इसमें ना एक SD कार्ड है, 256 GB तक की स्टोरेज को स्टोर कर लेता है ये SD कार्ड, तो 256 GB इनफ हो जाता है। छठी चीज़ क्या अच्छी लगी कि ये स्टोरेज कार्ड तो हमें SD कार्ड अपना लगाना पड़ता है डैश कैम्स में, कि ये ना वीडियोस को ओवरराइट कर लेगा। अगर सपोज करो मुझसे स्किप हो गया, भाई SD कार्ड भर गया या कुछ भी हो गया, तो ये डैश कैम वीडियोस को खुद ही ओवरराइट कर लेगा बिना मेरी कमांड लिए। अनटिल एंड अनलेस जो सेव कर रखी है वो सेव रहेंगी, बाकी अपने आप उसी पे ओवरराइट होती रहेंगी। तो दैट इज़ समथिंग इम्प्रेसिव। एक चीज़ मुझे इसकी और अच्छी लगी कि इसमें ना मेरे को वाईफाई एंड ऐप का सपोर्ट मिलेगा। इसमें इस स्क्रीन में स्कैनर आएगा, स्कैन से वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा ऐप में, फ़ोन में ही सब कुछ चलेगा। इसका तो काम है एक बार इसको लगाना और छुट्टी। और अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखोगे, मैंने बहुत सारे डैश कैम्स देखे हैं, अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखोगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ड्यूरेबल और सॉलिड है, क्योंकि ये दो ऐसे कंपोनेंट से बना है, विच इज़ ABS प्लस PC। ABS का काम क्या है, वो ऐसा कंपोनेंट है, गड्ढे आते हैं तो इसमें कोई रैक नहीं आएगा, पाथ होल्स आते हैं, गाड़ी चलती है, बिड़ती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ड्यूरेबल है कि इसके अंदर कोई रैक नहीं आएगा। और PC एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से इसकी हीट एब्जर्व क्वालिटी बढ़ जाती है, यानी कि जून जुलाई में डैश कैम लगा हुआ है तो ये पिघलेगा नहीं, साथ ही हीट की वजह से भी इसका काम करना बंद होना, ख़राब होना ऐसा नहीं होगा। प्लस दो चीज़ें हैं इसको चलाने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप इसको इस केबल के थ्रू बैटरी से कनेक्ट करके, फ्यूज़ से कनेक्ट करके इसको परमानेंटली पावर दे दो और ये चलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे गाड़ी में लाइटर होता है, जहाँ से लाइटर होता है, चार्जर होता है, वहाँ से आप इसको C टाइप पोर्ट की केबल दे दो और एनर्जी दे दो, डायरेक्ट वहीं से चल जाएगा, यानी कि वेरी इजी टू यूज़ है। और ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है इसमें। अब इसको इंस्टॉल करके आपको चला के दिखाता हूँ, देन वी विल सी कि इसका कैसा इम्पैक्ट है, कैसा नहीं। बड़ा इजी टू इंस्टॉल है भाई। ये पड़ी पन्नी, ये चिपका दिया लाडले को यहाँ पे चिपका दिया मैंने तो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे देखना है। इसको यहाँ चिपका दिया, पीछे वाले को पीछे चिपका देता हूँ। देखो भाई, ये हमने डैश कैम इस केबल से स्टार्ट कर दिया है। वेरी इजी टू इंस्टॉल था। फ़ोन का ऐप मैंने इससे कर लिया है कनेक्ट, और ऐप में देखो सारा कुछ आ रहा है। अब मैं कार चलाऊँगा, एक तो लाइव कवरेज भी चल रही है, देखो इसके अंदर भी लाइव कवरेज आ रही है, और रेनबो साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था। मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी, तो वीडियो के एंड में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि एक्सपर्ट्स की सुनो, उनो मिंडा को चुनो। डिस्क्रिप्शन में इस डैश कैम का लिंक डाल दूंगा, जाके विजिट कर लेना। प्राइस भी पता लग जाएगा, बाकी की डिटेल्स भी पता लग जाएगी। साथ ही अगर आपका प्रायोरिटी माइलेज है तो ग्रैंड विटारा को ज़रूर चूज़ करें। माइलेज से एडजस्ट कर सकते हो तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और हर ऑप्शन की वीडियो अनबायस्ड हमारे चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मैं पारस गाबा आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, और क्या पता मेरी अगली वीडियो आप ही के साथ हो, यानी ये ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो। हर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, वहाँ से हमें रीच करना, हम आपके साथ ज़रूर वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, और पंजाब के लिए प्रे करना।